2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग में अब महज 4 दिन बचे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया है। बीजेपी का मैनिफेस्टो विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी का फोकस रहा है, जिसमें कि समाज की महिला, युवा, गरीब और किसानों के उत्थान पर जोर दिया गया है। बीजेपी इसे पीएम मोदी की गारंटी बता रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं किया जिससे कि देश की जनता, युवा और किसानों को लाभ हुआ हो। वहीं राहुल गांधी ने आरोप ये लगाया है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा तक नहीं की गई है, जबकि आरजेडी ने भी बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 60% आबादी देश के युवाओं की है, लेकिन युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, किसान और रोजगार को लेकर कोई ठोस नीति नहीं दिख रही है। इससे पहले कांग्रेस के न्याय पत्र पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। उस दौरान बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र महज दिखावा और राष्ट्र विरोधी है। ऐसे में देखा जाए तो घोषणा पत्र पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए जो वायदे किए हैं, इस पर देश की जनता कितना भरोसा करती है। ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे यानी कि 4 जून को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज हम घोषणा पत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही समझेंगे कि घोषणा पत्र से वोटरों पर कितना असर पड़ेगा। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इस बात की गारंटी हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। जब मोदी जी के नेतृत्व में हम 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें, उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, लेकिन अब घोषणा पत्र को लेकर के विपक्ष क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। है 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया।
कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। फिर किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं। तो देखिए, संकल्प पत्र पर घमासान मचा हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी नेता महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा आदेश भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत बीजेपी से करना चाहेंगे और बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और महेश वर्मा के साथ चर्चा की शुरुआत। महेश वर्मा जी, संकल्प पत्र जारी किया है, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है कि संकल्प पत्र से 400 पार की सिद्धि पूरी हो पाएगी? देखिए, आज आपके मुद्दे पे हम लोग चर्चा शुरू करें उससे पहले आज बड़ा पुण्य और पावन दिवस है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। तो आपको, पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को इस बात के लिए हार्दिक शुभकामना और बधाई। अब आ जाइए आज के मुद्दे पर। देखिए, जो संकल्प है उसमें वो संकल्प कहीं साकार करने वाली स्थिति में है, वो सपने की तरह नहीं। वो संकल्प जो है उसमें कहीं सार्थकता दिखाई देती है, उसमें संभावनाएं दिखाई देती है। उस संकल्प में कहीं देश की जो जरूरत है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश को किस रास्ते पे लेके जाना है, प्रगति की कौन से पथ है जिस पे ले जाके देश खुशहाल होगा, या जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो साकार करने की जो हमारी एक संकल्पना है, वो कहीं हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि शक तो उसमें किया जाए ना, जब इंडी गठबंधन के तमाम घटक दल जो है अपने ही घोषणा पत्र के जरिए एक दूसरे को जो है गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 100 किलोमीटर के दायरे में 4 एयरपोर्ट बना देने की संभावना और वादा कर डाले, और साथ में कहा कि भाई 1 करोड़ नौकरी जो है, इंडी गठबंधन बनती है तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम 30 ही लाख देंगे। इसी प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 10 ही लाख देंगे। तो 10, 30, 1 करोड़। अब इसी प्रकार से कई ऐसे मुद्दे जो है उनके आज की डेट में वो ऐसे जनता के सामने रख रहे हैं जैसे जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करेगी जो कहीं उसका कहीं स्वाद चखा है। कहीं सरकार जो है पिछले 10 साल में जो उनको उपलब्ध कराई है, या सरकार जो है होती है, सरकार भी सेवा करती है। सरकार जो है, जो बनाई जाती है जनता के वोट से, वो जन सेवा के लिए होती है, जन कल्याण के लिए होती है, जनहित के लिए होती है। वो कहीं जमीन पे दिखाई दिया इस 10 साल में। आज उसको कहीं ना कहीं हम अपने संकल्पों के जरिए रेखांकित करने की कोशिश किए हैं। उसको कहीं ना कहीं हमने बताया है, हम टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, हमारे ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं। आज राहुल गांधी के 72,000 के नारे को लोगों ने एक्सेप्ट करके और उनको नकारा विधानसभा में, या वो जहां भी गए
लेकिन हमारे 6,000 के नारों को अगर किसी ने एक्सेप्ट किया, मतदाता ने एक्सेप्ट करके और कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि ये जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो करके दिखाने वाला जो दमखम है वो इस संकल्प में कहीं पूरी तरह से जस्टिफाइड है, न्यायोचित है। ठीक है महेश और जी, जनता की आपने इतने सारे कामकाज गिनवा दिए कि 10 साल में इतने सारे काम हुए, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं सामने आकर के कि 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। अब मैनिफेस्टो आज जारी कर दिया है, ये भी एक जुमला बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जुमला है। इसके अलावा राहुल गांधी का साफ ये कहना है महंगाई और बेरोजगारी का मैनिफेस्टो में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। वो पूरी तरह से संकल्प पत्र को पढ़े होते जैसे हम लोग पढ़ के आपके चैनल पे आए। हम किसी भी क्रिटिसिज्म को जो है ना थोड़ा कंस्ट्रक्टिव और सशक्त ढंग से अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ये लोग पढ़ते ही नहीं है, ये लोग उस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये तो हवा हवाई में जैसे अपने न्याय पत्र और घोषणा पत्र को लेकर आते हैं, ये दूसरे को घोषणा पत्र और न्याय पत्र को भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे हमने हवा हवाई वाली बात कर दी वैसे ही जो है इन लोग का भी हवा हवाई। हमारे में हवा हवाई वाली कोई है ही नहीं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो कि ना होने वाला हो। आप किसी भी ऐसे संकल्प पत्र की हमारे किसी भी ऐसे मुद्दे के ऊपर हमारे पैनलिस्ट हैं, विपक्षी मित्र हैं, वो चर्चा कर सकते हैं, हम उनका जवाब दे सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम यथार्थ में हकीकत में वो जनता तक हम कैसे पहुंचाएंगे और कैसे पहुंच चुके हैं और कैसे हमने जन सेवा को या जनहित में जो है ना सरकार को हमने कैसे जनता के साथ जोड़ा है। और वो भी जनता के साथ जोड़ने का आधार जो हमने सरकार का बनाया वो हमारी योजना थे, हमारे काम थे, जो आज बोल रहे हैं, हिंदुस्तान बोल रहा है, उसी वजह से बोल रहा है। और उसी वजह से आज कहीं आप मौन है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कह देने मात्र से देखिए उनका तो कुछ काम कहीं दिखाई ही नहीं देता। आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हमारा काम नहीं दिखाई देता, जनता हमारे ही काम पे मोहर क्यों लगा रही होती, हमें ही क्यों जिता रही होती। हम आज की डेट में इस पोजीशन में क्यों आ गए कि हम 400 का नारा दे रहे हैं, आप 40 का भी नारा नहीं दे पाने की कंडीशन में है। कारण क्या है? स्पष्ट है कि आप में वो दम नहीं है ना वो आपकी पार्टी हवा हवाई बातें कर रही है। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, एक बार डिटेल में जाकर के मैनिफेस्टो पढ़िए। हर एक मुद्दे का जिक्र मैनिफेस्टो में किया गया है। इसके अलावा आपके कार्यकाल में, मतलब कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। 10 साल में बीजेपी ने तमाम सारे काम किए हैं, ये महेश जी का कहना है। बताना चाहता हूँ कि महंगाई के बारे में उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी के बारे में चर्चा नहीं है, मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं है, और लेह लद्दाख के बारे में कितने दिन से वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई चर्चा नहीं है। और चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि ये उसको आंचल जी समस्या नहीं मानते। जिस चीज को समस्या मानते हैं उसी को समाधान करते हैं, उसी को उसमें जोड़ते हैं। 13 दिन के अंदर, 13 दिन पहले इन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया और 13 दिन में मैनिफेस्टो बन के आ गया जो है। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि बड़े अदब के साथ वर्मा जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम काला धन लाएंगे और हर व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त मिल जाएंगे। और जब लोगों ने इनकी बात पे भरोसा नहीं किया तो इन्होंने अपनी बात को और पुख्ता करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये काम सबसे पहले 100 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति को 100 दिन के अंदर अंदर 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त मिल जाएंगे। 2 करोड़ रोजगारों की बात की, और जब 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष की बात करते थे तो साथ में ये कहते थे कि योग्यता के आधार पे रोजगार मिलेगा। तब पकोड़े को रोजगार नहीं बताया था जो है। आज रोजगार के आंकड़े भी सरकार इकट्ठे नहीं करती। तब किसानों को कहा था कि आपकी आय डबल हो जाएगी। तब किसानों के लिए इस तरह से बातें नहीं करते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी का एक चित्र छपता है हिंदुस्तान के सभी अखबारों के ऊपर, प्रथम पेज के ऊपर, और एक महिला को वो एक चाबी देते हैं एक मकान की कि ये मकान मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप जैसा कोई खोजी पत्रकार जब उस महिला के पास पहुंचता है तो वहां पे जाके पता चलता है कि उस महिला को तो किसी प्रकार का कोई मकान ही नहीं मिला। उसने बताया कि मैं तो यहाँ
300 रुपए महीने के मकान में किराए पे रहती हूँ और मुझे तो भाई मैंने तो प्रधानमंत्री जी साथ ना मेरा कभी चित्र खींचा और ना ही मुझे कोई मकान मिला। अभी दरभंगा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया बिहार के अंदर, उन्होंने कहा कि दरभंगा के अंदर एम्स खुल गया। एक जासूसी पत्रकार गए और उन्होंने जाके वहां पे देखा और सारे मीडिया और हिंदुस्तान को दिखाया कि दरभंगा में किस तरह का वो अस्पताल खुला है। वहां पे तो कोई चार दीवारी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन सपने में ही ये जो अस्पताल खोल देते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हर जगह पे सरकार का पूरी तरह से फेलियर है, झूठ का सहारा लेते हैं। ठीक है। नोटबंदी पे सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि क्या उसका फायदा हुआ। प्रधानमंत्री जी तालियां बजा के कहते हैं कि नोटबंदी से 3 लाख फर्जी कारखाने बंद हुए। मैं बड़े अदब। ठीक है आदेश जी। महेश जी, तमाम सारे आरोप लगा दिए गए हैं, रोजगार नहीं दिया गया है। अखबार में जो फोटो आती है, जब महिला के पास पहुंचते हैं तो अखबार में फोटो नहीं, कोई एम्स नहीं खुला। तमाम सारे आरोप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज ने आपकी पार्टी पर लगाए। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। सर, मैनिफेस्टो आज जारी हो चुका है। जब भी मैनिफेस्टो जारी होता है, चुनाव नजदीक आते हैं तो जिक्र किया जाता है मोदी की गारंटी। 2019 के चुनाव में भी हमने देखा, 2018 में देखा, 2014 में भी हमने देखा। जब मोदी का नाम आता है तो जो नतीजे होते हैं आपकी तरफ आते आते खिसक जाते हैं। इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। 2019 का जिक्र किया जाए तो मोदी का सिर्फ मैनिफेस्टो जारी करते हुए 3 बार जिक्र किया गया था। आज जब मैनिफेस्टो जारी हुआ है तो मोदी की गारंटी 65 बार बोला गया है। सबसे पहले तो एक सवाल मतलब भाजपा प्रवक्ता नोट कर लें, वो बता दें कि उनके पेज नंबर, उनके संकल्प पत्र के किस पेज नंबर पर महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा की गई है। अभी जब आएंगे तो वो बता देंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को कि हाँ भाई, इनकी महंगाई और बेरोजगारी और किसानों की आय दुगनी करने और एमएसपी की चर्चा की गई है। प्रांजल हम लोग कह तो यही रहे हैं ना कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। भाजपा देश में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसकी हत्या करके प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ लॉ में जाना चाहती है। वो पुतिन की तरह, जिनपिंग की तरह देश को चलाना चाहती है। तब भाजपा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज उनके भाषण में जो लोगों ने दिया है 65 बार, अगर किसी प्रधानमंत्री किसी मोदी कर रहे हैं तो ये क्या बताना चाहते हैं? ये यही बताना चाहते हैं ना, अब भाजपा का कुछ मतलब नहीं रह गया, सिर्फ मोदी जी का मतलब रह गया। मोदी जी इज भाजपा, भाजपा इज मोदी जी। और कल ये कहेंगे मोदी इज कंट्री, मोदी इज डेमोक्रेसी, मोदी इज पीपुल, सब कुछ एवरीथिंग इज मोदी। तो ये क्या है? ये भारत का खूबसूरत लोकतंत्र तो नहीं है। भारत के खूबसूरत लोकतंत्र में जनता के साथ, जनता के लिए, जनता द्वारा प्रशासन चलाया जाना चाहिए। सरकार चलाए जाने की कामना भारतीय संविधान निर्माताओं ने की थी और जिसकी हत्या भाजपा करना चाह रही है। नंबर 1 बात। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, 2019 में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे किसानों के। क्या इन्होंने किसानों के एमएसपी की बात इस अपने संकल्प पत्र में की? उनको एमएसपी की गारंटी देंगे। उनकी आय के बारे में ये चुप है, बेरोजगारों के बारे में ये चुप है। सिंचाई 2019 में इन्होंने कहा था किसान का सिंचित क्षेत्र बहुत मतलब एकदम फ्लैगशिप लेवल पे काम किया जाएगा। और आपको जान करके हैरानी होगी, 2019 से 2025 के बीच में सिर्फ 0.25% जो है क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है किसानों का, 0.25% ओनली। तो ये मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े वादे अपने लिख देते हैं संकल्प पत्र में, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि उसे करना क्या। 2019 में इन्होंने, लेकिन बीजेपी तो गिनवा रही है ना सर, बीजेपी तो गिनवा रही है कि 10 साल में क्या कुछ काम किए हैं हमने, गिनवा रही है। धारा 370 गिनवा रही है कि धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर का काम किया जो कि 500 सालों में पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी तो गिनवा रही है ना सर। सुनिए, आप बताइए, धारा 370 के हटने से उत्तर प्रदेश के किसी युवा को रोजगार मिल गया क्या? उत्तर प्रदेश के किसान की आय दुगनी हो गई क्या? उत्तर प्रदेश के किसी भी इंसान के जीवन यापन में क्या तरक्की हो गई? या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से उसके जो व्यक्तिगत मतलब जीवन यापन है,
आर्थिक मुद्दे हैं उसमें क्या हुआ? ठीक है, राम मंदिर की स्थापना हुई, एक अच्छी बात है, और आदमी को हो सकता है कि उसके आस्था के विषय में वो संतुष्ट हुआ, लेकिन क्या आर्थिक हालात उससे सुधरे? मुसलमानों के अगर 3 तलाक की बात करते हैं, 3 तलाक खत्म होने से क्या मुसलमानों के आर्थिक हालात सुधरे? ठीक है। 2019 में इन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों के साथ सम्मान, यानी कि आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने काम जो किया उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, आर्थिक सुधारों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, रोजगार नहीं मिले हैं, महंगाई कम नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस एक मिनट, आप यकीन मानिए 2019 से 2024 के बीच में जो जनता के मूलभूत समस्याएं थी, आर्थिक सुधार होने चाहिए थे, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए था, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। बाकी इनकी प्रोपेगेंडा की राजनीति के एजेंडे इन्होंने अपने पूरे किए। देश का कोई विकास नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई है। मनीष जी, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया गया है, संकल्प पत्र नाम दिया गया है और ध्यान रखा गया है ज्ञान का। कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था और ध्यान रखा गया था न्याय का, और न्याय पत्र के नाम से ही मैनिफेस्टो जारी किया गया। किस तरीके से आप इन दोनों मैनिफेस्टो को देखते हैं? देखिए, अगर आज बीजेपी का मैनिफेस्टो देखते हैं, जिसको वो संकल्प पत्र कह रहे हैं, और कल हमने आरजेडी का देखा या थोड़े दिन पहले कांग्रेस का देखा या कम्युनिस्ट पार्टी का देखा, हमें एक बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। बेसिक डिफरेंस ये है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ मैनिफेस्टो, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसकी डीप प्रिपरेशन है, यानी कोई भी आंकड़ा अगर दिया है तो उसके पीछे की तैयारी दिखती है, उसके पीछे की प्लानिंग है, ये करेंगे तो इसमें कितना खर्चा आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो मैनिफेस्टो वो इस प्लानिंग से बनाए गए हैं कि बस जो चाहो वो डाल दो, जनता एक बार हमें जिता दे फिर सोचेंगे करना क्या है। अब मानिए आपने कहा हम 1 लाख हर महिला को देंगे, तो वहां आपने बड़ी सावधानी से ये नहीं बताया किस महिला को दोगे, किस महिला को आप गरीब मान रहे हो, है ना। मानो परिवार में एक महिला है, वो कुछ नहीं करती, उसका हस्बैंड अगर 40,000 कमाता है तो क्या वो गरीब है या नहीं है, नहीं पता। मानो हस्बैंड भी नहीं कमाता, घर में हस्बैंड है नहीं, बेटियां हैं, वो 15-15 हजार की 2 बेटियां हैं, वो कमाती है तो उसकी माँ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता। गरीब महिला कह के इन्होंने अभी दिखा ये रहे हैं कि हम सारा देश कवर कर लेंगे, और करने को ये 5,000 आदमी कवर ना कर पाएंगे। एक बात तो पहली बात तो ये है, ये डीप एनालिसिस, प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी बड़ी क्लियर है। यहाँ भाजपा के केस में ये बात जाती है कि उन्होंने डिटेल्ड बनाया है और भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आंचल ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये कह रही है हम सिर्फ वही वादे करेंगे जो अचीवेबल टारगेट्स हों, यानी ऐसे टारगेट जो अचीव ना कर सके हम नहीं करेंगे। मानिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम भारत को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनाएंगे, यानी जितने परमाणु बम बने हैं वो हम हटा देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर कर देंगे। किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं ये? ऐसा कौन चाहता है इस देश के 140 करोड़ जनता में? ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ये कह के खुश करना चाहती है कि हम न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स को हटा देंगे? इसी तरीके से कांग्रेस के तेलंगाना के उन्होंने कहा है कि हम मुसलमान लोगों को प्रिविलेज देंगे, लोन देने में उनको पहले देंगे, सरकारी ठेके में उनको जो प्रेफरेंस दी जाएगी। इस तरीके के अगर प्रपोजल दिए जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? अब तीसरी बात, आज से आंचल जी, आज से 20-25 साल पहले, आज से 20-25 साल पहले एक सिचुएशन ये होती थी कि मानो शराब बांटी जा रही है, शराब के साथ 100-100 का नोट मिल रहा है और वोट ले रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं जब आप जनता से कह रहे हैं कि भाई 1-1 लाख रुपया मिलेगा आपको, बस वोट हमें दे दो। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इस बात पर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का ऑफर ना कर सके कि हम जनता आपको पैसे देंगे? अगर यही सब करना था तो जो 1-1 हजार कांग्रेस बांट रही थी वोट के बदले, उसमें इसमें क्या बुराई थी? फर्क सिर्फ इतना था, तब तो कांग्रेस अपनी जेब से खर्च कर रही है, जो भी पार्टी जेब से खर्च कर रही थी। अब वो सरकार का पैसा, जनता का पैसा आप लुटा दोगे और सिर्फ इस नाम पर चूंकि आपको वोट लेना है। ठीक है मनीष जी, आगे कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और चर्चा को आगे करेंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। घोषणा पत्र पर घमासान इसे लेकर के चर्चा चल रही है। मनीष जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं घोषणा पत्र पर वो निराधार गलत है। दरअसल घोषणा पत्र जो जारी किया गया उसमें डीप रिसर्च हुई है, उसके बाद ये घोषणा पत्र जारी किया। मनीष जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। आंचल जी अगली बात मैं बताता हूं। एक तरफ विपक्ष के नेता कहते हैं हम इतनी नौकरी देंगे और दूसरी तरफ भाजपा का संकल्प पत्र कहता है कि हम मुद्रा योजना की अमाउंट बढ़ा के 20 लाख करेंगे। यानी जो व्यक्ति जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर उसे 20 लाख का लोन मिल जाएगा तो वो कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर वो एक बिजनेस शुरू करेगा तो कम से कम 4 आदमियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार देगा। तो नौकरी वर्सेस रोजगार, ये बड़ा अप्रोच का फर्क है। जनता को ये समझने की जरूरत है कि हमें नौकरी वाले व्यक्ति को वोट देना है, ये रोजगार वाले व्यक्ति को वोट देना है। नौकरी में आपको वही सालाना 8-10% का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा और आप दूसरे के व्यापार पे जिंदा है। अब मजे की बात है, विपक्ष नौकरी के नाम पे भी सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करता है। वही दूसरी ओर भाजपा का संकल्प पत्र यह बता रहा है कि आप अगर उद्योग लगाते हैं, मानो सड़कें बनती हैं, हाईवे बनते हैं, बिजली पहुंचती है, इन सब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व है, उनके स्टाफ भी अवेलेबल हैं। तो कैसे रोजगार बढ़ रहा है इसका पता चलता है। अब ये सिर्फ सरकारी नौकरी की रट लगाए हुए हैं, जबकि इन्होंने ये आंकड़ा नहीं देखा कि पिछले 5 साल में पीएफ में रजिस्ट्रेशन होने वालों की संख्या में लगभग 1 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है नए लोग या तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे या उनको अब वो पीएफ की कवरेज के अंदर आ गए, यानी उनका अब भविष्य निधि में पैसा कटना शुरू हो गया। तो क्या ये लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, इनको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये विपक्ष के नौकरी वाले एजेंडे में नहीं आते। क्योंकि ये आंकड़े सुनते ही विपक्ष को बुरा लगता है तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सही बात यह है कि वस्तुतः इस देश में रोजगार कितने लोगों को नए व्यापार से, नए स्टार्टअप से, नए यूनिकॉर्न से मिला, इसका कोई अभी प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ठीक है। ऐसे में बेरोजगारी पर चर्चा उतनी अर्थहीन है जितनी विपक्ष के न्याय पत्र से न्याय मिलने की उम्मीद। ठीक है मनीष जी। महेश जी, आपकी पार्टी पर तमाम सारे सवाल घोषणा पत्र को लेकर उठे। इसके अलावा ये पूछा गया विपक्ष की तरफ से मैनिफेस्टो के किस पेज पर महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर का मुद्दे का जिक्र कहीं नहीं किया। आप इनको मुद्दा ही नहीं मानते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिसको देश की समझ होगी, देश की जरूरत क्या है, हम जनता की जरूरत क्या है और हमें किस प्रकार से एक विपक्ष के नाते बात रखनी चाहिए। आलोचना का अगर कोई कारण समझा सके, मुसलमान कारण नहीं हो सकता है। मुसलमान बनकर आप इस देश में अगर बात करेंगे तो ये देश समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप एक भारतीय बन के, हिंदुस्तानी बन के आप कोई बात करेंगे तो आपको ये देश समझ में आएगा कि ये देश क्या है, इस देश की जरूरत क्या है। एक बात। दूसरी बात कि जो हमारे ये जो सपा के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आजम खान, जो मेरे से सवाल, देखिए हम लोग तो पढ़ लिख के आते हैं, हम जाहिलों वाली बात नहीं करते। हम वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो हम किसी चीज को नहीं जानते हैं उसके बाद भी हम बोलते हैं। हमारे ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि बताइए आप किस पेज पे और क्या लिखा हुआ है। हमारे तो हर पेज पे मेरे मित्र महंगाई को मिटाने का संकल्प लिया गया है और पेज नंबर 32 है और चैप्टर भी हमारे टोटल 32 है। 70 पेज का हमारा संकल्प पत्र है और 32 नंबर पे पढ़िए, 32 और 33 पेज। और उसके शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए जो है। आदेश जी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं जाहिल की तरह बात नहीं करता हूँ। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और मैंने बीच में नहीं बोला। और ये चीज नहीं, आपने आजम खान जी के लिए इस्तेमाल किया। मैं आजम खान या कोई भी खान हो, मैं किसी के लिए, मैं कोई व्यक्ति अगर मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगाएगा कि मैं किसी चीज के लिए, और आप मुझे बताइए कि ये क्या बोल रहे थे कि मुसलमानों के लिए मतलब क्या आजम हो रहा खान है? का दर्द कांग्रेस को हो रहा है और तब नहीं हो रहा था जब मुलायम सिंह यादव की वजह से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई।
है ना, तब दर्द नहीं हो रहा था। मतलब कांग्रेस की मानसिक स्थिति तो बड़ी हैरानी की बात है। आजम खान मजे की बात है, वो केजरीवाल सोनिया गांधी को चोर बोलता था, वो केजरीवाल शीला दीक्षित को चोर कहता था, वो केजरीवाल जो चिदम्बरम को चोर बोलता था, वो केजरीवाल के चरण चुंबन आप करते हो, आपको बुरा नहीं लगता? मतलब कांग्रेस के मानसिक दिवाली पर क्या चर्चा की जाए? बड़ा हैरान होता हूं मैं कांग्रेस की बातें सुन के। मतलब समाजवादी पार्टी का डिफेंड करो, उतना तो करो कि कम से कम चर्चा तो बनी रहे आपकी। आदेश जी मुझे ये बताओ ना कि आप एक हिंदू का नाम लेके या हिंदुओं की भले की बात आपने क्यों नहीं करी? आपने हिंदुओं की बात क्यों नहीं रखी? आजम खान ने मुसलमानों की बात रखी तो आपने हिंदुओं की बात क्यों नहीं रखी? सवाल ये उठता है ना, सवाल ये नहीं उठता है आदेश जी कि आप जो बात कह रहे हो आपके बात से कोई किसी तरह से कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यहां होता है कि जब व्यक्ति आजम खान बन के वो मुसलमानों के ऊपर बात करे और वो इस देश के बारे में बात ना करे। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुसलमान से मतलब है। आपको हिंदू से क्यों नहीं मतलब है? आप हिंदू हो, आप हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो हिंदू मुसलमान करके अगर इस बात को करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हिंदुस्तान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन और महेश इस जी, तरह का अभी तक मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ। महेश जी अभी तक नहीं हिंदू आऊं मुस्लिम मेरे की बात ऊपर ही नहीं हुई जैसे है। वो महेश नहीं जी, नहीं वो टीचर बन अभी के आ तक- गए यहाँ पे। नहीं बताइए महेश जी, बताइए आप किस पेज पे चर्चा कौन को सा है? किसी और डायरेक्शन अरे, में लेकर के मजाक जा क्या रहे है? हैं। नहीं महेश जी, आप चर्चा को किसी और डायरेक्शन में लेकर के अभी तक हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं आया। महंगाई क्यों और नहीं आया? महंगाई क्यों और नहीं आया? बेरोजगारी को क्यों लेकर नहीं आया? के उन्होंने पूछा। क्या कहा? उन्होंने आंचल जी महंगाई मैं और आपको रोक रहा हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमानों का इन्होंने कटौती किया बजट में। मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया नहीं बताया। मुसलमानों का ये किया, मुसलमानों को वो किया। आपसे सीधा मतलब बनता सवाल है ये इसका? किया है, सुनिए महेश जी, आजम खान जी ने सीधा सवाल ये किया है कि किस पेज पर महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र आज के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किया है। फिर कह रहा हूं कि हमने जो कुछ भी किया है शुरू से लेके अंत तक 1 से लेके 70 पेज तक महंगाई मिटाने का हमने संकल्प लिया है। ठीक है, जिससे महंगाई मिटेगी, कम नहीं होगी। हम वो काम नहीं करते हैं, हम महंगाई को मिटाने का काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो आजम खान साहब पूछ रहे हैं हमसे, उसके बाद उनका ये था कि इस देश में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। मुसलमानों के जो फंड थे उसमें कटौती की गई। मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। क्या मतलब बनता है? ये देश मुसलमान और इस देश का संविधान मुसलमान के नाम पर चलता है क्या? इस देश में कानून मुसलमान के नाम पे चलता है क्या? राजनीति मुसलमान के नाम पर करने वाले जो है, आज उनसे पूछिए। 2019 में भाजपा ने मुसलमानों को सम्मान के साथ काम किया जाएगा, ये वादा किया था अपने संकल्प पत्र में। 2019 का संकल्प पत्र अगर आप कहाँ दिखाओ, मैं चुनौती देता हूँ। नहीं, एक मिनट आंचल जी, इनसे पूछिए कि पेज नंबर बताएं और कहाँ ये लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करती जो संविधान विरोधी हो। मैं नहीं कह रहा, आपका संकल्प पत्र कह रहा है 2019 में भाई झूठ बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल दोगे। झूठ 2019 का संकल्प पत्र हो तो बोलने का काम करोगे, आप हमें बदनाम करने का काम करोगे, आप मोदी के नाम से गाली देने का काम करोगे, भाजपा के नाम पर गाली देने का काम करोगे, तो यही सब बोलोगे जो आप अभी बोल रहे हो। आपके नेता का भी, आपके नेता में तो इतनी भी दमखम नहीं है कि वो खुद से चुनाव लड़के कहीं साबित कर सके कि वो इस चुनाव के लिए कहीं सपा तैयार है। वो तो आज आपने कहीं कांग्रेस का जो है आपने झंडा और नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई विजन नहीं है आपके नेता के पास। ठीक है महेश जी, ठीक है। आजम खान जी देखिए, 2010 साल के कार्यकाल में ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। धारा 370 हटाई गई है, मुसलमानों के लिए भी काम किए गए। मुसलमानों के आजम खान चैनल पे आके मुसलमान करने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, हम हिंदू कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है महेश जी, ठीक है। मुसलमानों के लिए भी काम हुए। 3 तलाक का जो नियम था उसके लिए काम किया गया है। ऐसा नहीं काम नहीं हुआ आजम खान जी। हिंदुस्तानियों के लिए काम हुए। क्यों विश्वास नहीं है फिर आजम खान जी? फिर क्यों विश्वास नहीं है आपको? काम तो बहुत सारे हुए, लंबी फहरिस्त है कामों की, फिर क्यों विश्वास नहीं है आपको भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर? छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आचार्य जी, आजम खान से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शुरू के वक्तव्य में ही मैंने कहा कि भाजपा ने जो काम किए हैं वो जो भारत का गरीब नागरिक है, गरीब किसान है,
गरीब युवा है, गरीब दलित है या गरीब अल्पसंख्यक है, उसके विकास के एजेंडे में उसका फिट नहीं होता है। इनके जो भी काम है 300, हमने आपसे कहा था 370 हटाने से किस देखिए बेरोजगार युवा 370 को हटाने नौकरी से मिल जम्मू गई? कश्मीर की जनता को बहुत फायदा हुआ। राम मंदिर नहीं, का मैं निर्माण तो- हुआ। मैं तो सुनिए देश आजम की खान बात जी, कर रहा राम हूं ना, मंदिर का प्रदेश निर्माण की। हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां पर लोग गए हैं, उन्होंने काम किया तो उनको रोजगार भी मिला है। ये बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा ये जा रहा है। बताया ना कि रोजगार कहाँ है, रोजगार की ही तो चर्चा हो रही है। रोजगार या है, 303 अभी लेबर, धारा सुनिए, 370 हटने से मेरे इंटरनेशनल मित्र लेबर जो आतंक नहीं इंटरनेशनल नहीं लेबर जिनको आप ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, नाश्ता कराते थे, जिनको आप इंटरनेशनल बिरयानी लेबर खिलाते थे, ऑर्गेनाइजेशन जिनको कह अपना रहा है सब कि कुछ मानते थे, भारत में 83% उनके बारे में शिक्षित सोचिए, व्यक्ति उनके बेरोजगार बारे में है। पूछिए, यानी 100 में उनसे जाके 83 पूछिए कि चलिए ठीक है, एक 370 एक करके नहीं एक एक हटता करके एक एक करके और बात सबका रखेंगे। बजट ठीक है, क्या था एक और एक उसका करके बजट बात क्या है रखेंगे कश्मीर ताकि का। दर्शकों को भी समझ आ सके। ठीक है मनीष जी। इंटरनेशनल लेबर मैं ठीक आजम है। खान साहब से दो ठीक है, बातें आजम जी। 83 लोग बेरोजगार हैं। आपको समय दिया गया और भी अब दिया मैं जाएगा। दो बातें पूछना चाहता हूं। आजम खान साहब, आपने कहा कि 2019 में भाजपा ने कहा कि मुसलमानों को सम्मान से जीने की बात करेंगे, तो भाजपा ने कर तो दी, 3 तलाक लाया, शायद आपको पसंद नहीं आया होगा, 3 तलाक लाए ना। भाजपा तो चाहती है कि हलाला पे भी रोक लगा दे, पर आप बताओ समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी? एक मिनट, अरे सुन लो भाई, अरे सुन तो लो, क्या समाजवादी पार्टी सहयोग करेगी? हलाला पे भी रोक लगनी चाहिए। आप बताओ, मुसलमानों के लिए सम्मान क्या सबके सम्मान की बात है, बात हो या ना हो, किसी खास धर्म के लिए विशेष स्पेशलाइज बेनिफिट ना हो, सब धर्म संभाव की बात हो। हमारा संविधान तो सेक्युलर है ना। क्या आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आप तोड़ के आगे बढ़ जाओगे क्या? आप बाबा साहब के संविधान से ऊपर कुछ बेनिफिट चाहते हो? अरे यार बीच में ना बोलो यार, ये गलत बात है भाई। नहीं, पहले मुझे बोलने दो। अपनी बात कह लिया, मेरी बात सुनिए। अरे पहले हमारी, चलो बोल लो, आप बोल लो पहले। आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख रुपया देने का वादा किया है, उसे चुनाव आयोग में रिपोर्ट होनी चाहिए। अरे अब आप मुसलमान से भाग रहे हो। अभी मुसलमान का टॉपिक चल रहा था। ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ना। अभी आप मुसलमान कर रहे थे, अभी आप मुसलमान कर रहे थे। अब मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए, अब आप कांग्रेस पर पहुंच गए। अरे यार आप टिको तो सही आजम खान, आप अभी कश्मीर पर जवाब ले लो ना, कश्मीर पर जवाब ले लो। सुनिए, कश्मीर की वजह से, धारा 370 की वजह से जो मुसलमानों पर आक्षेप लगता था वो बंद हुआ, पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन बंद हुआ, आतंकवाद कम हुआ, मुसलमानों को सम्मान से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब कोई डाउट नहीं करता आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या 3 तलाक से आप खुश नहीं है? इतना बड़ा स्टेप भारत की हिस्ट्री में मुसलमानों की। अरे 3 तलाक से आप खुश हैं कि नहीं है बताइए? आप खुश हैं कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? समाज की समस्या ही नहीं है। अरे समस्या कैसे नहीं है भाई? महिलाओं से पूछो, मर्दों से ना पूछो, महिलाओं से पूछो। अरे अपनी बहन से पूछो, अपनी माँ से पूछो कि 3 तलाक से डर लगता था कि नहीं लगता था? चर्चा नहीं करोगे। अरे भाई, जो डाइवोर्स केसेस कोर्ट में पेंडिंग है उसकी आप चर्चा नहीं करोगे। और जो मुसलमानों में 90 में 0.10 वो तलाक है उसकी आप चर्चा करोगे। तो खुश हो कि नहीं? अच्छा खुश हो कि नहीं? बदनाम करोगे। अच्छा खुश हो कि नहीं? को बदनाम करोगे। अरे खुश नहीं हो, बोलो मना करो कि हटाओ 3 तलाक, तो कहो कि 3 तलाक हटाना है। बोलो हमारी पार्टी कहती है 3 तलाक को हटाएंगे, बोलो ना, 3 बोलो ना। भाजपा का प्रोपेगेंडा है सिर्फ। अरे तो आप मना करो, 3 तलाक नहीं चाहिए, कितना तो अच्छा आप बोलो हलाला नहीं चाहिए। सुनिए, आप बोलो हलाला नहीं चाहिए। सुनिए, आप बहुत बड़े, आप क्लियर करो ना यार। चलिए मनीष आप जी, मुसलमानों की बात कर रहे थे। ठीक है मनीष जी, मुसलमानों में 3 तलाक का परसेंटेज क्या है? ठीक है आजम आप खान जी, बता सकते हैं मुसलमानों में 3 तलाक का परसेंटेज क्या है? और उसके अलावा जो हिंदू समाज में जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है उसका परसेंटेज क्या है? आप बताएंगे? आप बताइए। ठीक है मनीष जी, बताऊंगा। ठीक है आदेश जी, आज जब मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था तब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए, कि गरीबों को लूटा जा रहा था और जिन जिन ने गरीबों को लूटा सबको जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, यानी कि सीधा सीधा विपक्ष पर यह निशाना साधा गया था। आदेश जी, आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, आदेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। महेश जी, आपकी पार्टी पर मैनिफेस्टो को लेकर के सवाल तो उठ रहे हैं कि किस पेज पर है, क्या नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। कई चीजों हमने देखी है कि जो 2019 के मैनिफेस्टो में भी थी और अब 2024 में आई है। 2024 के मैनिफेस्टो में जैसे कि एनआरसी 2019 के मैनिफेस्टो में भी थी, अब 2024 में भी है। यूसीसी का जिक्र भी किया गया है। हालांकि उत्तराखंड में यूसीसी फिलहाल लागू हो चुका है, लेकिन अब पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। इसके अलावा गंगा सफाई अभियान को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गंगा सफाई अभियान 2019 के मैनिफेस्टो में भी था, अब भी है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो 2019 में तो थे मैनिफेस्टो में, लेकिन उन पर कोई काम ही नहीं हुआ और फिर एक बार 2024 में लेकर के आगे। जब 2019 में काम नहीं हुआ तो अब जनता कैसे विश्वास करे कि 2024 में पूरे हो जाएंगे? नहीं मैडम, एक तो एनआरसी की कोई बात कहीं भी नहीं है। एनआरसी की बात पता नहीं कहां से आई, यूसीसी की बात है। और यूसीसी जो है, लेकिन एनआरसी आपके मैनिफेस्टो में है ना सर? मैनिफेस्टो में है सर आपके। यूसीसी की बात, एनआरसी की बात, एनआरसी भी है, गंगा सफाई भी है। पिछली बार था, नहीं हुआ। नहीं, इस बार की संकल्प पत्र में हमारे नहीं है। एनआरसी पूरा तो नहीं हुआ ना सर? एनआरसी 2019 में था ना, पूरा नहीं हुआ ना? हाँ, उसका गंगा सफाई अभियान भी था, वो भी नहीं हुआ। मैडम, मैं उस पे भी एनआरसी के ऊपर भी जो चीज लागू होना चाहिए था वो इस देश में लागू हो चुका है। आसाम जो हमारा अकॉर्ड था और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके हिसाब से हमने इस देश में एनआरसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है और वो जहाँ पे लागू होना चाहिए। और इस देश में एनआरसी जो है ऑलरेडी बना हुआ है 1954 से, और उसको जो है किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि संसद को उसमें कोई भी अमेंड करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका ये कहना है कि हम जो है जो 2019 में वादा किए और जो 2024 में वादा किए, तो हम 2019 के वादे में अगर कहीं ठीक ढंग से अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए होते तो आज उसका कहीं हम संकल्प पत्र में कहीं जिक्र नहीं कर रहे होते। हम आज हमारी जो संकल्पना है, हमारी जो सोच है, हमारा जो सामर्थ्य है, वही है जिसको हम कहीं अपने संकल्प पत्रों में उसको प्रतिबिंबित करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको कहीं हम जनता के सामने रख के बात कर रहे हैं। अगर हमारे, कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर हमारे अंदर कुछ अगर होता है इस तरह का कि भाई हमारे इन सब चीजों पे सवाल उठेंगे, इन सब चीजों पे, इनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। अब ये बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। 2019 में आंचल जी, जब चुनाव से पहले पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने ये बार बार एक ही राग को अलापते हैं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए। अभी मनीष गुप्ता जी एक बात कह रहे थे कि मुझे ये बताओ कि जो पीएफ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और पीएफ में 1 करोड़ से ज्यादा, अभी 16 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एज ए एम्प्लॉय जनवरी 2024 का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 16 लाख नौकरी लोगों को मिली हुई है जो कि ऑर्गेनाइज एरिया के लोग हैं, और अनऑर्गेनाइज जिनका रजिस्ट्रेशन पीएफ में है ही नहीं। यानी 20 से कम एम्प्लॉय वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जो नौकरी किसी को मिल रही है उसका तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। तो इनको समझ में ना आए, ये जाने आज के डेट में केंद्र में और राज्य दोनों मिला के एमएसएमई के 9 करोड़ 82 लाख यूनिट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप उसको 5 से भी मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ 5 एम्प्लॉय भी ऑन एवरेज रखिए, तो 45 करोड़ रोजगार पिछले 10 साल में सृजित हुए। और प्रधानमंत्री ने 2019 में चुनाव से जाने से पहले इन विपक्षी मित्रों के हो हल्ला, हंगामा और सवालों के बौछार में छाती ठोककर सड़क पे नहीं कहा था, संसद में कहा था। और संसद में सुनिए क्या कहा था, बताया कि 2 करोड़ जो है नौकरी किस प्रकार से देश की युवाओं को दिया गया, किस प्रकार से किया गया। और इनके ऊपर जो सवाल उठता था ये सरकारी नौकरी को लेकर, आज देखिए तेजस्वी यादव ने 1 लाख नौकरी, जो कि नीतीश कुमार जी के वजह से संभव हुआ, उसका क्रेडिट भी अपने पास ले रहा है, जिसके ऊपर नौकरी क्या, मैंने जमीन लेकर और नौकरी देने का आरोपी है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी आज अपने तरीके से इस बात को कहने में कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी आप कैसे 1 साल में दे सकते हैं? कोई आपका आधार होना चाहिए। आप 23 जगह पे चुनाव लड़ने की आपने कांग्रेस से आपने आपस में सहमति की है, और 23 में आपको सुन के हैरानी होगी आंचल जी कि 23 में अभी उनके 17 भी उम्मीदवार नहीं फाइनल हुए।
वो व्यक्ति आज ये कह रहा है कि हम देश में 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो ये जो हवाबाजी है, और अखिलेश यादव का देखिए, वो कह रहे हैं कि हम तो 10 ही लाख महेश जी, देंगे। लेकिन एनआरसी को लेकर के थोड़ा जिक्र कर लेते मैं हैं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नहीं आजम खान से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बता दीजिए अपने ठीक है संकल्प पत्र के एनआरसी किस को पेज लेकर के पे पहले आपने थोड़ा महंगाई डिस्कस की कर बात ले। करी है? नहीं, आप बोल रहे आप हैं अपने घोषणा पत्र के किस घोषणा पेज पत्र पे को लेकर के आपने- आजम खान जी से पूछ लिया जाएगा, लेकिन एनआरसी को लेकर के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना पहले। असम में एनआरसी लागू करने वाला इकलौता राज्य है, सिर्फ असम में लागू हुआ। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट विधानसभा में ने मैडम। साल 2022 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र में राज्य सरकार, आप ही की सरकार है, बीजेपी की ही है, कहा गया था कि एनआरसी पूरे देश में लागू करने की मांग की गई थी। उसके बाद 20 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आया था। राज्यसभा में उनकी तरफ से एक सवाल जब पूछा गया था, उसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। सिर्फ असम ही इकलौता राज्य है ना सर। देखिए मैडम, आप एनआरसी के ऊपर आके ठहर गई हैं। मैं आपसे ये कहा कि हमारे संकल्प पत्र में एनआरसी की जो बात कही जा रही है, 2019 में या तो थी ना सर। हम इस मेरा संकल्प वही है, पत्र में एनआरसी की 2019 में कोई जो बात वायदे नहीं किए कर वो रहे तो हैं। पूरे नहीं और हुए। सुनिए, मैंने आपसे स्पष्ट किया कि राज्यसभा में उन्होंने एक सवाल उठा, उसका उन्होंने जवाब दिया, और उसके ऊपर उवैसी जैसे लोगों ने और कम्युनिस्ट और कांग्रेसों ने अपने कुर्ते फाड़ लिए। और उसके बाद आपको सुन के हैरानी होगी कि उस सवाल के जवाब के ऊपर ही वहां राज्यसभा में जो टीएमसी के लोग थे, वो जो उनके सांसद थे, उन्होंने वो जो कागज फेंके उन्होंने सभापति के ऊपर, और उन्होंने हो हल्ला हंगामा काट दिया। सवाल यह है कि इस देश में कानून और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं चीजों पे चलती है जो देश का संविधान और कानून उसको परमिट करता है। अब सवाल यह है कि एनआरसी जो है, हम बिना 2/3 मेजोरिटी का हम उसको इवेंट नहीं कर सकते हैं। और मैडम, इस देश में नेशनल रजिस्टर सिटीजन जो है ऑलरेडी 1954 से चल रहा है, उसमें कोई भी बदलाव हम अगर करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो सबकी सहमति से होगा और पूरे देश में विश्वास में लेके उसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है आदेश जी, भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया आज मैनिफेस्टो जारी करते हुए। कहा गया कि गरीबों को लूटने का काम किया गया, जिन्होंने गरीबों को लूटा आज सब जेल में हैं और हम गरीबों को न्याय दिलवा रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन जब भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ कहीं ना कहीं वो विपक्ष के लिए ही था। आंचल जी, गरीबों को किसने लूटा ये गरीब जानता है। 55 साल से ज्यादा उम्र की महिला को रेलवे में आधा टिकट मिलता था। 60 साल से ज्यादा के व्यक्ति को रेलवे में आधा टिकट मिलता था। 12 साल से कम की उम्र के बच्चे को आधा टिकट मिलता था, पूरा बर्थ मिलता था। आज ये सब छीन लिया गया इस सरकार ने। कौन गरीबों के साथ छल कर रहा है ये गरीब जानता है। आज दूध के ऊपर, दही के ऊपर, काफी के ऊपर, पेंसिल के ऊपर तमाम चीजों पे जीएसटी लगा दिया गया है। जो गरीब के पेट में निवाला जाता था उस पे भी टैक्स लगता है। आज कफन पे भी टैक्स लगता है। ये लुटेरों की सरकार है। आपकी सरकार थी तब नहीं लगता था टैक्स? आपकी सरकार थी तब टैक्स नहीं लगता था? जब कापी, किताब, पेंसिल 1,000 रुपए तक के जूतों पे और कपड़ों पे टैक्स नहीं था। आदेश जी, बात को वैसे कीजिए जिसपे यकीन कर लिया जाए। टैक्स तो आपकी सरकार थी तब भी लगता था। टैक्स कोई आज से या पिछले साल से तो नहीं लगने लगा है ना। पहले सेल टैक्स लगता था जिसकी चोरी करवाते थे ये लोग। दूध पे, दही पे, कापी पे, पेंसिल पे, किताब पे जीएसटी नहीं लगता था। पहले सेल टैक्स लगता था। सेल टैक्स लगता था, झूठ मत बोलिए। सेल टैक्स लगता था। मनीष जी क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? अच्छा, कौन सी स्टेशनरी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आगे कौन सी स्टेशनरी पे टैक्स लगता था? झूठ बोल रहे हैं आप। स्टेशनरी पे टैक्स, सारी स्टेशनरी पे टैक्स लगता था। सारी स्टेशनरी पे टैक्स लगता था। और सुनिए, दूध पर आज भी कोई टैक्स नहीं है। कर दिया दूध पर आज भी कोई टैक्स नहीं है। पेट्रोल गलत बात नहीं करिए, दूध पर कोई टैक्स नहीं है। फ्लेवर्ड मिल्क पे टैक्स है, दूध पर टैक्स नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि हम 400 रुपए का दे देंगे, आज नहीं दे रहे। गरीबों को हम लूट रहे हैं। हम गरीबों के साथ खड़े हैं। गरीबों के अगर इस देश के अंदर गरीबों का, कमजोरों का किसी ने दर्द जाना तो कांग्रेस पार्टी ने जाना और हमने उसको निजात दिलाई। आपने लोगों को गरीब किया और उसके हाथ में जो था उसको छीन लिया।
ठीक है आदेश जी, ठीक है महेश जी की आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय का अभाव है। महेश जी ठीक है, आदेश जी ठीक है, महेश जी ठीक है, आदेश जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको समय दिया गया। महेश जी देखिए, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्रों को आज हमारे संकल्प पत्र से अपने न्याय पत्र को कहीं तुलना करना चाहिए था, वो तुलनात्मक अध्ययन कहीं न कहीं वो ना कर रहे हैं, ना उस चीज को लेकर वो बात कर रहे हैं। उनमें जो कुछ भी है, आज जिस प्रकार से वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, देश में 50% ठीक है, आपके आरक्षण कहने जो का है मतलब महिलाओं विपक्ष ने को। तुलना सही नहीं की। ठीक है, ओके। आजम खान जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। भ्रष्टाचार पे मैडम ये लोग बहुत बात करते हैं। CSDS ने अभी आंकड़े दिए हैं कि भ्रष्टाचार 53% भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ये चाहे तो महेश वर्मा जी पढ़ ले और मनीष गुप्ता जी दोनों पढ़ लें। और लोग ये मानते हैं, CSDS ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें ये लोग 27% ये लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की वजह से बढ़े हैं। और CSDS कोई जानी मानी कंपनी है और गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है। भ्रष्टाचार पे जो ये बात करते हो बेईमानी है। इलेक्टोरल बॉन्ड इनका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ठीक है आजम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। फिलहाल घोषणा पत्र पर घमासान जारी है, प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, सवाल कई सारे बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के उठ रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के सवाल उठा रही है। लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि किसका मैनिफेस्टो जनता को प्रभावित करके गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।